रवि जब 8 साल का था तब से अपनी बहन को लेकर रोड के पास गाड़ी का शीशा साफ करता था। 6 महीने की छोटी बहन को रास्ते पर सुलाकर वो खड़ा रहता था कि कब सिग्नल का लाइट लाल हो और वो जाकर गाड़ी की शीशा साफ करके 2 पैसा कमा के बहन के लिए दूध खरीदेगा। रो मत बहन, तुझे भूख लगी है मुझे पता है, थोड़ा रुक जा, मैं भी कुछ करता हूँ। तभी सिग्नल की लाइट लाल हो जाती है। रवि भागकर एक कार के पास जाता है और उसकी शीशा साफ करने लगता है। ओए लड़का, भाग यहाँ से, मुझे कोई सफाई वफाई नहीं करवानी है। रवि डर के चला आता है और ऊपर से उसकी बहन जोर जोर से रोने लगती है। बहन, तुझे भूख लगी है, मैं समझता हूँ, पर आज तो कोई गाड़ी वाला सफाई नहीं करवा रहा है। ऐसा मैं कहाँ से तुझे दूध खरीद के दूँ? माँ, बाबा, आप लोग हमें क्यों अकेले छोड़ के चले गए? हमें भी आपके साथ ले जाते। ये सब दूर से एक गाड़ी वाला देख रहा था और गाड़ी से वो उतर के रवि के पास आता है। ए बच्चा, तेरा नाम क्या है और तू इधर क्या कर रहा है? ये छोटी सी बच्ची कौन है तेरे साथ? साहब, मैं रवि और ये मेरी बहन रूमा है। एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाबा की मौत हो गई, इस वजह से मैं अपनी बहन को लेके यहाँ काम करता हूँ। आज से तू मेरे साथ रहेगा और मेरे घर काम करेगा। तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, आज आपको खुद भगवान बना के मेरे पास भेजा है। ठीक है अब चलो मेरे साथ। ये बोलकर सुरेश रवि और उसकी बहन रूमा को अपने साथ ले जाता है। सुरेश रवि को लेकर अपनी बड़ी सी हवेली में आता है, जिसे देखकर रवि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। साहब, इतना बड़ा घर, मैं यहाँ काम करूँगा? मेरी भी 2 छोटी बेटी है, उनकी माँ नहीं है, तुम उनका भी ख्याल रखना, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है साहब, मैं अच्छे से देखभाल करूँगा, खुद की बहन की तरह। ये रही सुष्मिता, मेरी बड़ी बेटी, ये बहुत समझदार भी है। और ये मेरी छोटी बेटी सुमी, अभी 1 साल की है। अच्छा साहब, आज से ये लोग मेरी भी बहन, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। रवि, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जाओ अब तुम्हारे कमरे में थोड़ा आराम कर लो और अपनी बहन को दूध भी पिला दो। ये बोलकर सुष्मिता अंदर चली जाती है और रवि रूमा को लेकर अपने नए कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते रूमा बड़ी होने लगती है। रवि को जो पैसे मिलता था वो जमा करता था, उसी से कुछ पैसे लेकर रूमा को स्कूल में एडमिशन करवा दिया और कुछ पैसे जमा कर रहा था उसकी शादी के लिए। उसी के साथ सुमी और सुष्मिता भी बड़ी हो गई थी। सुमी बहुत ही अहंकारी किस्म की लड़की थी, रूमा से बहुत ही जलती थी। दीदी, मुझे आज एक नया ड्रेस दिला दो ना, मेरी एक सहेली की बर्थडे है। तेरी तो इतने सारे ड्रेस है, उनमें से एक पहन ले, ऐसे फालतू की खर्च नहीं करने हैं। दीदी, आप भी ना, वो सब ड्रेस तो मैंने आगे पहना है और तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, फिर मुझे क्यों नहीं खरीद के दे रही हो? मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए। तेरी जिद के आगे किसी की नहीं चलती है। ठीक है, दिला देती हूँ। सुष्मिता बेटी, कहाँ हो? जरा इधर आओ। हाँ पापा, बोलिए। मेरी उम्र हो गई है, अब हम तुम लोगों की शादी करवा देंगे। तुम्हें कहीं आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं पापा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुमी की शादी करवाएंगी, वो तो बहुत जिद्दी किस्म की है, जो मन चाहे वही करती है। उसको लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। हाँ बेटी, इसलिए मैं उसका जल्दी शादी करवा देना चाहता हूँ, ससुराल जाके ठीक हो जाएगी। ठीक है पापा, आप जो अच्छा समझे वो कीजिए। ये बोलकर सुष्मिता चली जाती है।
बाहर सुमी रूमा के साथ लड़ती है। रूमा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसलिए उसको अच्छा नंबर मिला। इस वजह से सुमी बहुत जलती है और रूमा के किताबों में पानी फेंक देती है। तभी उधर सुस्मिता और रवि दोनों आ जाते हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? इतना क्यों लड़ रही हो? अब तो तुम बड़ी हो गई हो, बच्चों जैसी हरकतें क्यों करती हो? हाँ सुमी, तुम रूमा को क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ हाँ दीदी, मैं ही तो हूँ जो इसके पीछे पड़ी रहती हूँ। मेरे तो और कुछ काम ही नहीं है। भैया, सुमी ने मेरी किताब में पानी फेंक दिया है। मेरी सारी किताब खराब हो गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी और हर वक्त मेरे साथ ऐसे ही करती रहती है। जो किया अच्छा किया, तुम मेरे घर में रहते हो ये मत भूलो। ऊपर से तुम्हारी वजह से मुझे डांट भी पड़ती है। सुमी, ये कैसी बात है? पापा सुनेंगे तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। ऐसा नहीं बोलते हैं। और कुछ दिनों में ही तो तुम्हारी शादी है, पापा मुझे बताए हैं। अब चलो यहाँ से। क्या शादी? बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी कौन शादी करता है? मुझे शादी वादी नहीं करनी है, पापा को बोल देना। ये बोलकर सुमी चली जाती है। शादी की बात सुन के रवि भी सोचता है, रूमा की भी तो शादी की उम्र हो गई है, अब मुझे भी उसकी शादी करवा देनी चाहिए। एक अच्छा सा लड़का देखना पड़ेगा जो इसे बहुत खुश रखेगा। देखते ही देखते उसके शहर की एक कॉलेज की प्रोफेसर के साथ रूमा की शादी तय हो जाती है। ये देखकर सुमी भी शादी के लिए राजी हो जाती है और सोचती है, रूमा से अच्छा दूल्हा मेरा होगा। पापा को बोलकर एक अमीर घर में मैं शादी करूंगी। पापा, सुमी शादी के लिए तैयार हो गई है, आप पहले उसकी शादी करवा दीजिए, ना जाने कब उसका मन बदल जाए, इसीलिए कहती हूँ। ठीक है, मैं लड़का देखता हूँ। सुरेश ने सुमी के लिए अच्छा बिजनेसमैन ढूंढ लिया और उसके साथ शादी भी तय कर दिया था। सब लोग बहुत खुश थे और शादी के दिन भी ठीक हो गया। सुमी की शादी पहले था, उसके बाद रूमा की शादी थी। जोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। रवि जो पैसा जमा किया था उसी से कुछ गहने और एक अच्छी सी साड़ी खरीदता है और सुमी बहुत सारे सोने के हार और बहुत सारे कपड़े खरीदता है। बहन, मैं तेरे लिए बस इतना ही कर पाया, मेरे पास और कुछ नहीं है ना। ये तो बहुत है भैया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सुमी की शादी धूमधाम से होती है। अगले दिन रूमा की शादी थी। तभी, रूमा, मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी, देख मैं क्या करती हूँ। ये बोलकर रात में चुपके से जाकर रूमा के गहने चुरा लिया और उसकी साड़ी भी खराब कर दिया। सुबह रूमा उठकर ये सब देख के रोने लगती है। रवि को समझ आ जाता है कि किसने ये सब किया है। तू रो मत बहन, मैं कुछ करता हूँ। तू तो मेरी परी है, तू जो भी पहनेगी उसमें ही अच्छी लगेगी। ये बोलकर रवि चला जाता है और कुछ देर बाद लौटकर रूमा को फूलों के गहने देता है और अपनी माँ की एक साड़ी जो उसके पास था वो निकाल के देता है पहनने के लिए। रूमा वो सब देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से तैयार होकर शादी के लिए चला आता है। भैया देखो मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी परी जैसी। रूमा की शादी हो जाती है। उधर सुमी गुस्से से लाल होकर चला जाता है। ऋतु और नीतू दो बहनें थी। वो सौतेली बहनें होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, पर उनकी सौतेली माँ काजरी अपने सौतेली बेटी ऋतु को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो घर का सारा कामकाज अपनी सौतेली बेटी ऋतु से करवाती थी। नीतू चोरी छिपे दीदी को हेल्प करती थी। अरे ओ ऋतु, कहाँ मर गई? इतने सारे काम पड़े हैं, कौन करेगा? बस माँ, बर्तन धोने के बाद बाकी सभी काम कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। खाना बना दिया है, खाकर विश्राम करो। झाड़ू पोछा कपड़े धोना सारे काम करके पानी भर देना
और शाम का नाश्ता भी बना कर रखना। ठीक है माँ, मैं सब कर लूंगी। हर रोज की तरह ऋतु सब काम करती है। तभी उसकी छोटी बहन नीतू आती है। तुम हटो दीदी, मैं कपड़े धो देती हूँ। माँ देखेंगी तो बहुत गुस्सा होंगी, तो बैठ मैं कर लेती हूँ। तुम चुप करो, जाओ खाना खा लो, तब तक मैं सब संभाल लेती हूँ। मेरी प्यारी बहना मेरा कितना ख्याल रखती है। ऋतु और नीतू का ये प्यार काजरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी नीतू ऋतु से इतना घुले मिले। काजरी नीतू के लिए अच्छा खाना बनाती थी, वहीं ऋतु के लिए जैसा तैसा खाना बनाती थी। पर नीतू अपना सब कुछ ऋतु के साथ बांट लेती थी। एक दिन, नीतू बेटी, जरा इधर तो आना। हाँ माँ, बोलो क्या बात है। ये ले, खीर बनाया है मैंने तेरे लिए। दीदी का खीर कहाँ है माँ? हम दोनों साथ में खाएंगे। हर वक्त दीदी 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 करना बंद कर। वो तेरी सौतेली दीदी है। नहीं माँ, वो तो मेरी अपनी दीदी है, बस आप उसे सौतेली समझती है। नहीं है उसके लिए खीर। ठीक है, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। ये बोलकर नीतू चली जाती है। काजरी बहुत गुस्सा होती है, सोचती है कैसे ऋतु से पीछा छुड़ाएगी। उसी गांव के मुखिया लड़की बेचने का काम करते हैं। दूर गांव से लड़कियों को शादी करके लाते थे और अच्छे दाम में शहर में बेच देते थे। एक दिन काजरी उनसे मिलने गई। मुखिया जी, आप मेरी बेटी ऋतु से शादी करेंगे? हैं? तुम तो जानती हो मेरा असली काम क्या है। फिर भी तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी से शादी करूं? मुझे तो बस उससे पीछा छुड़ाना है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और कब शादी करनी है वो मैं बताऊंगा। शादी के दिन तय होते ही काजरी अपनी छोटी बेटी नीतू को अपने मामा के घर भेज देती है, क्योंकि काजरी जानती थी अगर नीतू को इस शादी के बारे में पता चलेगा तो वो ये शादी कभी नहीं होने देगी। बेटी नीतू, नीतू, हाँ माँ बोलो। तेरी नानी बहुत बीमार है, एक बार नानी से मिलके तो आ। तुम नहीं जाओगी? वो मुझे बहुत सारे काम है ना, तू एक बार होकर आ। नीतू समझ गई थी दाल में कुछ काला है, क्योंकि उसकी माँ मौका मिलते ही मायके चली जाती थी। तो अब क्यों नीतू को भेज रही है? वो चुपचाप राजी हो गई जाने की। शादी से ठीक 2 दिन पहले नीतू अपने नानी के घर चली गई। इधर काजरी ऋतु से कहती है, बेटी ऋतु, तेरी शादी है कल, तैयार हो जा। कल मेरी शादी? पर किसके साथ? नीतू भी तो नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता तुझे नहीं मिलेगा, इसीलिए जल्दी जल्दी में मैंने ये शादी तय कर दी। आप नीतू को आ जाने दीजिए ना माँ। इतना समय नहीं है, तू तैयार हो जा। अगले दिन मुखिया अपने लोगों के साथ तैयार होकर शादी के लिए आते हैं। काजरी ने भी ऋतु को तैयार करके शादी का इंतजाम कर रही थी। ऋतु नहीं जानती थी कि उसकी शादी किससे हो रही है। शादी के मंडप में अचानक मुखिया जी को देखकर वो हैरान हो गई। आप मैं ये शादी नहीं करूंगी। शादी कैसे नहीं करेगी? तेरी माँ को 1 लाख रुपया दिया है। क्या? माँ, आपने मुझे बेच दिया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो शादी का इतना खर्चा था, हम तो गरीब है ना, तो जानती है। माँ, आप इनको इनके पैसे वापस दे दीजिए। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। अरे हम भी तो देखें कि शादी कैसे नहीं करेगी। शादी तो तेरी मुझसे होकर रहेगी, वरना तेरे घर के सभी को मार दूंगा मैं। ऐसा डरा धमका कर मुखिया ऋतु से शादी करने के लिए जैसे ही मंडप में बैठता है, तभी वहां नीतू आ गई पुलिस लेकर। मुखिया जी, कितने पैसे की बोली लगाई है दीदी की?
चाहे जितना भी बोली लगा लीजिए, शादी तो नहीं होगी। कौन रोकेगा मुझे? तू। मैं नहीं, पुलिस रोकेगी। तभी वहां पुलिस आ जाती है। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे हम इसको पकड़ने की, पर कोई ठोस सबूत नहीं था। पर अब है, बहुत हुआ, अब जेल चलो। सर, मेरी माँ को भी लेकर जाइए। उन्होंने दीदी को बेचा था, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद पुलिस मुखिया और काजरी को पकड़कर जेल ले जाते हैं और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगते हैं।